नमस्कार, मैं प्रिया ठाकुर और आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने राज्य सरकार पर आपदा के बीच भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ठाकुर का कहना है कि कुछ लोग आपदा के अवसर में तलाश कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उनका आरोप है कि जमीन और सड़कों की मरम्मत जैसे परियोजनाओं में अनियमितता की जा रही है। उन्होंने पिछले प्रोजेक्ट का जिक्र भी किया। ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई लेफ्ट बैंक मार्ग के लिए करोड़ों रुपए की डीपीआर तैयार दी है, लेकिन प्रदेश सरकार ने ठेके अपने लोगों को देकर इसमें भ्रष्टाचार किया है। साथ ही उन्होंने रेत और पत्थर के अवैध खनन का भी आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि पल चालन से ओट तक ड्रेजिंग के दौरान निकाले गए पत्थर और रेत का अंतिम उपयोग किसने किया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठाकुर ने मौजूद बाढ़ की तुलना 2023 की आपदा से करते हुए कहा कि नदी से वैज्ञानिक तरीके से बचाव और संसाधन प्रबंध न होने के कारण इस बार नुकसान और भी अधिक हुआ। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पत्रकारों को हॉल से बाहर निकालने की घटना को उन्होंने लोकतांत्रिक के चौथे स्तंभ का अपमान बताया और वर्तमान सरकार के तानाशाही रवैये की आलोचना की। गोविंद सिंह ठाकुर का कहना है कि वर्तमान आपदा में सड़क निर्माण, नदी से संसाधन दोहन और लेफ्ट बैंक मार्ग परियोजना में भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दे हैं। ठाकुर ने मौजूद बाढ़ की तुलना 2023 की आपदा से करते हुए नदी के वैज्ञानिक तरीकों से बचाव और संसाधन प्रबंध न होने के कारण इस बार और भी अधिक नुकसान हुआ है। उन्होंने पिछले प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया। ठाकुर का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई लेफ्ट बैंक मार्ग के लिए करोड़ों रुपए की डीपीआर तैयार दी गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने ठेके अपने लोगों को देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा। एक बार फिर से आप बताइए किस तरीके देखते हैं जो राहत और बचाव कार्य के दौरान लापरवाही बरती गई और ड्रेजिंग अमत भी जो है कहाँ गायब कर दिया गया। 2023 की आपदा के बाद कांग्रेस के लोगों ने आपदा का पैसा कमाने का तरीका निकाला। अपने चहेतों को ड्रेजिंग के नाम पर रेत और पत्थर निकालने का काम दिया। करोड़ों रुपए का रेत और पत्थर नदी से निकाला गया, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं है कि वह क्या सरकार को सुपुर्द किया गया या सरकारी विभागों को दिया गया या कहां पर बेचा गया। वो सबका सब बहुत बड़े भ्रष्टाचार का एक माध्यम बना है। और उसके साथ ये कि वह इतने अवैज्ञानिक तरीके से की गई। अभी जहां भी हम जो आपदा प्रभावित हैं, जिन गांव में नुकसान हुआ, जब भी कहीं जा रहे हैं तो ब्यास नदी के किनारे लोग इकट्ठा होकर के कह रहे हैं कि जिस अवैज्ञानिक तरीके से इस नदी का सीना छलनी किया है, उसके कारण से 2025 की आपदा और विकराल रूप धारण करके आई है। और इसलिए ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और अब हम एक बात के लिए सरकार को चेताते हैं कि अब ऐसी कोशिश ना करें। और वैसे भी जगह जगह पर ग्रामीण लोग अब इकट्ठा हो रहे हुए कह रहे हैं इस बार हम इस प्रकार की लूटपाट नहीं होने देंगे। यदि सड़कों को ठीक करने के काम में आवश्यकता होगी तो हम उसकी जांच करेंगे, तभी कुछ उठाने देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो यह काम अब ये सरकार ना करे। और दूसरा यह है कि मैं एक बड़ा विषय सभी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमको ब्यास नदी के तटीयकरण की दिशा में अपने प्रदेश नेतृत्व से और भारत सरकार से चर्चा करनी है, ताकि पहचान से लेकर और तक लेफ्ट बैंक राइट बैंक दोनों को अगर जोड़ने का काम प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत अच्छे प्रकार की रिसर्च करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम सब ने देखा कि ब्यास नदी बहुत टर्बुलेंट है और इस बार हमने देखा कई जगह पर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की थी। सीसी की 4-4, 5-5 फीट चौड़ी दीवारें थी, जिनको लगता था कि कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन वे भी टूटी हैं। लेकिन मैंने एक और प्रयोग किया है कि हमने अपनी सरकार के समय एक काम मनाली में प्रारंभ किया था, जो वोल्वो बस अड्डा और एक HRTC का जो बस अड्डा, और मैंने कहा कि उस समय हमने उसका टेंडर किया था, अवार्ड किया था, काम प्रारंभ कर दिया था
उसके कारण से मनाली का राइट बैंक का बहुत बड़ा क्षेत्र जो उसका बचाव हो रहा है। और इसलिए अब जो भी ऐसे काम होंगे, लेकिन मैं एक और कहूँगा कि जो भारत सरकार के माध्यम से जो सैकड़ों करोड़ रुपए आया था ब्यास नदी में चैनलाइजेशन के लिए, वहाँ भी भाई भतीजावाद और अपने चहेतों का ध्यान रखा गया। अरे वह तटीयकरण करते करते दीवारें ब्यास नदी के बीच में खड़ी कर दी, जहाँ जिसने जो का वो कर दिया, और केवल मात्र उसमें यही था कि अपने चहेतों को ब्यास नदी की ओर से अधिक कब्जा करने का मौका मिले और बीच में खड़ी कर दी। और अब आप देखेंगे कि सारा, चाहे वह और से लेकर के पलचान तक देखेंगे, अब जहाँ जहाँ वे दीवारें लगी थी उन दीवारों के पीछे से ब्यास नदी घूम रही है। तो इस प्रकार की चीज़ें, और उसमें गुणवत्ता पर एक गहरी चोट पहुंची है। आपने बहुत लो रेट पर लोगों को काम दिया, एस्टिमेटेड कॉस्ट से 40% डाउन पर काम दिया। अब ठेकेदार को आपने ये तो दिया, लेकिन उसकी गुणवत्ता चेक करने का काम आपने किया नहीं। और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने इसमें एक भारी अनियमितता और भारी भ्रष्टाचार किया है। और एक मैं आपके ध्यान में बात लाऊंगा कि हमारे लिए जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सेब की अर्थव्यवस्था है। आज लगभग 300 से 400 ट्रक्स हमारे यानी बीच के क्षेत्र में फंसे हैं। उनको तुरंत भारत सरकार भी और प्रदेश सरकार भी निकालने की व्यवस्था करे और हमारी इन सड़कों को दुरुस्त करने का काम तुरंत होना चाहिए। और दूसरा साथियों, एक बात और जो मुझे ट्रक ऑपरेटर्स ने और सेब बागबानों ने और आढ़तियों से ने कहा है, उन्होंने कहा कि शायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मंडी ये बात कर रहा है कि भाई जो ट्रक खड़े हैं उन ट्रकों का जो माल पड़ा है उसको जीपों में डाला जाए। अब जीपें वहाँ जाएंगी, ट्रक को अनलोड करेंगी और फिर भरेंगी, और उसके कारण जो बर्बादी होगी उसका जिम्मेदार कौन है? हमारा कहना इतना ही है कि जो हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के ट्रक ऑपरेटर्स हैं, चाहे भुंतर की ट्रक यूनियन है, चाहे कुल्लू लाहौल स्पीति ट्रक यूनियन है, हमारे सेब को मंडियों तक पहुंचाने का काम वही करेंगे। और दूसरा, जो हमारे यहाँ पर यानी जितना भी सेब जो हमारा छोटी गाड़ियों में जाता है तो उसके कारण से वह भी जाए, लेकिन ये विचार आपका करना कि सबका सब हम जीपों के माध्यम से भेजेंगे, किसान बागबान का नुकसान होगा, यह नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा निर्णय करते हैं तो ये निश्चित हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार किसान विरोधी, बागबान विरोधी है। और आपने को बहुत बड़ा झटका हमको ये दिया है कि जो बी ग्रेड और सी ग्रेड का सेब हम HPMC के कलेक्शन सेंटर में देते थे, हिमफेड के कलेक्शन सेंटर में देते थे, और कुल्लू जिला में 20 से 25 कलेक्शन सेंटर खुलते थे, वे सबके सब आपने नहीं खोले हैं। और जिसके कारण से जो सेब खराब हो गया, ओले के कारण से, भारी वर्षा के कारण से, मौसम की बेरुखी के कारण से, आखिर का वह सेब कहाँ जाएगा? और कि नहीं तो किसान अपना माल बोरियों में लाद करके लाते थे, नज़दीक के कलेक्शन सेंटर में देते थे, ट्रांसपोर्टेशन बचती थी, बाकी खर्चा बचता था और उसका खर्चा निकलता था, लेकिन वह आपने किया नहीं। मैं अब भी कहता हूँ, अगर आप कुछ भी सोचते हैं बागबान के हित में तो तुरंत इन सब कलेक्शन सेंटर को खोला जाए, ताकि अगर ऐसी बाढ़ और मौसम की बेरुखी के कारण कोई नुकसान होता, कम से कम किसान कुछ तो बच पाएगा। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहें 247 सुपरफास्ट। हमारी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।